और इनके नेता बालू की तस्करी करके करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। इतने नोट निकल रहे हैं कि गिनते गिनते मशीनें भी थक जाती है। ये नोटों के ढेर आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये नोटों के पहाड़ आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये नोटें कहां से आई भाई? ये आपकी है कि नहीं है? ये पैसे आपका हक का है कि नहीं है? ये आपकी जेब से लूटा गया कि नहीं लूटा गया? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार बनाने का जब आपने निर्णय कर ही लिया है, मैं जहां जहां गया हूं ऐसा ही जन सैलाब देखा है। हवा का रुख साफ है और मैं आपको वादा करता हूं, सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए अदालत में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आपके हक का पैसा आप पर ही खर्चा होगा, आपके लिए खर्चा होगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए खर्चा होगा। साथियों, केंद्र सरकार का बहुत सारा पैसा ऐसा होता है जो बिना सरकार के दखल के राज्यों में खर्च होता है। पहले तो उसमें से भी एक कटकी बटकी चलती थी और मैंने देखा कि चारों तरफ लूट करने वाले बैठे हैं, तो मैंने क्या किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। दिल्ली में एक स्विच दबाता हूं और आपके मोबाइल में पैसा पहुंच जाता है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा हम सीधे झारखंड के किसानों के बैंक खाते में पैसे भेजते हैं और वो पूरे के पूरे उन्हें मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं भाई? मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कोई कमीशन जाता है, कोई भ्रष्टाचार करना पड़ता है, कोई कटकी कमाता है। ऐसे ही हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट के कितने ही काम होते हैं जिस पर केंद्र सरकार सीधे खर्च करती है। किसी को बीच में से कट करने का मौका ही नहीं देते। झारखंड में भी हमारी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आज झारखंड में 50 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है, उनमें सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। आप देखिएगा, कुछ समय में बोकारो का रेलवे स्टेशन भी कितना आधुनिक हो जाएगा। यहां बोकारो में एयरपोर्ट भी बन चुका है। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार बनने के बाद जल्द से जल्द हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी। और मेरा तो सपना है
जो हवाई चप्पल पहनता है ना, वो हवाई जहाज में जाएगा। साथियों, ये जो निर्माण का काम होता है, उसका भी बहुत बड़ा लाभ झारखंड को, झारखंड के नौजवानों को रोजगार के रूप में मिलता है। कुछ भी बनाए तो सीमेंट लगता है, स्टील लगता है, बिजली के लिए कोयला लगता है। इन सब की फैक्ट्रियां यहां बोकारो में, झारखंड में ही तो है। यानी हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट के निर्माण काम से हमारे श्रमिकों को, नौजवानों को भी बड़ा फायदा होता है। साथियों, भाजपा एनडीए सरकार नए उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। हम झारखंड में बंद पड़े पुराने कारखाने भी खुलवा रहे हैं। सिंदरी का खाद कारखाना भी तो पहले की सरकारों की कुनीति की वजह से बंद हो गया था। हमने सिंदरी खाद कारखाने को शुरू करवाया। इससे झारखंड के हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। जब झारखंड में भाजपा सरकार बनेगी तो वो सरकार में भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पक्की नौकरी देगी। साथियों, आपका कोई जानकार परिचित व्यक्ति अगर हरियाणा में काम करने गया हो तो जरा फोन करके उसको पूछ लेना। वहां अभी अभी चुनाव हुआ, लोगों ने भारी बहुत बहुमत से तीसरी बार भाजपा को सेवा करने का मौका दे दिया और वहां सरकार बनते ही भाजपा ने बिना खर्ची, बिना पर्ची हजारों नौजवानों को सरकारी नौकरी का ऑर्डर दे दिया। इधर हमारे झारखंड के लोग एक खर्ची पर्ची जानते हैं क्या? हरियाणा में खर्ची पर्ची का मतलब ये होता है, जब तक नोटों का बंडल नहीं देते, खर्ची नहीं करते, नौकरी नहीं मिलती। और पर्ची का मतलब है, जब तक कोई बड़ा नेता पर्ची लिख करके नहीं देता, आपकी दाल गलती नहीं है। हमने एक खर्ची और पर्ची दोनों को दफना दिया है। हम झारखंड में भी यही करेंगे मेरे नौजवानों। और झारखंड में हमारा एक और लक्ष्य होगा। यहां जेएमएम कांग्रेस ने जो पेपर लीक माफिया और भर्ती माफिया पैदा कर दिया है, पेपर लीक माफिया, उन सब पर प्रहार किया जाएगा। सबके सबको पाताल में से ढूंढ करके जेल के हवाले कर दिया जाएगा। जिन्होंने झारखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने झारखंड के भविष्य के हमारे होनहार युवाओं का
भविष्य मिट्टी में मिला दिया है, उनके सारे मंसूबे ये मोदी चकनाचूर करके रहेगा। साथियों, झारखंड के हमारे बहन बेटियों का जीवन आसान हो, ये मेरी प्राथमिकता है। हमारी सरकार की योजनाओं से बहनों को शौचालय मिले, बैंक में खाते खुले, गर्भावस्था के दौरान सीधा उसके खाते में पैसा पहुंचा। अब झारखंड भाजपा ने आपको, मेरी माताएं बहनें, बड़ी नम्रता के साथ मैं आज आपकी सेवा में आया हूं और भाजपा ने आपको गोगो दीदी योजना का वायदा किया है। झारखंड की मेरी माताएं बहनें, ये मोदी की गारंटी है, सरकार बनने के बाद गोगो दीदी योजना लागू हो जाएगी। इस योजना से भी हमारी माताओं बहनों से बैंक खातों में सीधे पैसे जाएंगे, कोई बीच में बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, और वो माताओं बहनों के खाते में ही जाएंगे ताकि घर को चलाने के लिए माताओं बहनों को काम आए। साथियों, अब हम झारखंड की बहनों को पहले गैस दिया, उज्ज्वला गैस का मुफ्त कनेक्शन दिया, और कुछ लोगों को लगता है अरे मोदी जी बहुत हो गया, तीसरी बार आ गए हो, आपने तो गैस का चूल्हा घर घर पहुंचा दिया, उज्ज्वला गैस दे दिया, अरे अब तो आराम करो। मुझे ऐसा कहने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन मोदी ऐसे बैठने के लिए पैदा नहीं हुआ है। वो तो आपके लिए ही जीता है, और इसलिए पहले उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिया, अब जैसे घर में पाइप से पानी आता है ना, अब झारखंड में पाइप से सस्ती गैस पहुंचने में मोदी लगा हुआ है। पाइप से जैसे पानी आता है घर में, वैसे गैस आएगा। अब सिलेंडर के लिए इधर उधर झोंकना नहीं पड़ेगा और वह सस्ता होगा, ये गैस सस्ता मिलेगा। यहां ओएनजीसी कंपनी ने गैस पैदा करने का बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया है। ये जो बोकारो अंगुल गैस पाइपलाइन हमने बिछाई है ना, इससे 11 जिलों को लाभ हो रहा है, 11 जिले। यहां भाजपा एनडीए सरकार बनते ही ज्यादा से ज्यादा घरों तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचाई जाएगी। साथियों, हम झारखंड के हर परिवार का बिजली बिल जीरो करने के लिए भी काम कर रहे हैं। अब आपका बिजली का बिल कितना? बिजली का बिल कितना? बिजली का बिल कितना? जीरो। और कैसे करेंगे? खजाना लूटा करके नहीं, नौजवानों के भविष्यों को बर्बाद करके नहीं करेंगे। हम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अब देश भर में शुरू हो चुकी है। आप अपने घर पर
सोलर पैनल लगाएंगे और सोलर पैनल लगाने के लिए आपका ये सेवक, दिल्ली में बैठी हुई आपकी सरकार, भाजपा सरकार हर घर को 75,000 से 80,000 रुपये का खर्च देगी सोलर पैनल लगाने के लिए। आप अपने घर में 300 यूनिट बिजली पैदा करिए, जीरो बिजली बल से उसका घर चलाइए, उपयोग कीजिए। और इतना ही नहीं, ये मोदी की गारंटी है, अगर ज्यादा बिजली आपने पैदा की तो आपको वो बिजली सरकार खरीदेगी और सरकार आपको ऊपर से पैसे देगी। पहले बिजली के लिए आप सरकार को पैसे देते थे, अब बिजली के लिए सरकार आपको पैसे देगी। ये काम हम करने वाले हैं। साथियों, झारखंड के तेज विकास के लिए सबका प्रयास यानी सभी की सामूहिक शक्ति लगनी बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस जेएमएम की एक बहुत बड़ी साजिश से सतर्क रहना है, सजग रहना है। ये कांग्रेस जेएमएम की चौकड़ी ने नया खेल खेलना शुरू किया है और ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जी। कांग्रेस हमेशा से एससी, एसटी, ओबीसी की एकजुटता की, एकता की घोर विरोधी रही है। आजादी के बाद जब तक हमारा दलित समाज, हमारा एससी समाज बिखरा रहा, हमारा आदिवासी भाई बहन, हमारा एसटी समाज बिखरा रहा, हमारा ओबीसी समाज बिखरा रहा, तब तक कांग्रेस बांटो और राज छीनो के सिद्धांत पर मजे से केंद्र में सरकारें बनाती रही, लूटती रही। लेकिन जैसे ही समाज एकजुट हुआ, हमारे दलित समाज के भाई बहन एससी के रूप में उनकी पहचान बनी, आदिवासी भाई बहन एसटी के रूप में उनकी एक पहचान बनी, ओबीसी पिछड़ों के रूप में उनकी एक पहचान बनी, तो कांग्रेस उसके बाद कभी भी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में अपनी सरकार कभी भी नहीं बना पाई। आप ये गणित समझिए, 1990 में ओबीसी समाज को आरक्षण मिला, ओबीसी की अलग अलग जातियों का संख्या बल एक साथ जुट गया, तो उसके बाद से कांग्रेस आज तक लोकसभा में 250 सीटें भी नहीं जीत पाई है। इसलिए कांग्रेस ओबीसी की सभी जातियां, ओबीसी की जो सामूहिक ताकत बनी है ना,
उसको तोड़ना चाहती है और ओबीसी की ताकत को तोड़कर उन्हें सैकड़ों अलग अलग जातियों में बांटना देना चाहती है। अब जैसे यहां हमारे बोकारो धनबाद में, हमारे उत्तरी छोटा नागपुर में 125 से अधिक ओबीसी जातियां हैं। आज वो ओबीसी के रूप में जानी जाती है। उनकी पहचान ओबीसी है, उनकी ताकत ओबीसी है। और ये 125 जातियां, जैसे यहां यादव है, कुड़मी महतो है, तेली है, कोयरी कुशवाहा है, नोनिया है, बिंद है, सोनार है, राजभर है, प्रजापति कुम्हार है, माली है, मल्लाह है, पासी है, लोहार विश्वकर्मा है, चौहान है, नाई नाऊ है, बुइयार है, कहार चंद्रवंशी है, रोनियार पंसारी है। ओबीसी के तौर पर इनकी एकजुटता देश के विकास की बड़ी ताकत बना है। लेकिन कांग्रेस, जेएमएम वाले यहां यादव को कुड़मी से, तेली को कोयरी कुशवाहा से, नोनिया को बिंद से, सोनार को लोहार से, राजभर को प्रजापति कुम्हार से, माली को मल्लाह से, पासी को चौहान से, नाई नाव को भुइयार से और भुइयार को कहार चंद्रवंशी से ये आपस में लड़ाना चाहती है। ये चाहते हैं कि ओबीसी की छोटी छोटी जातियां खुद को ओबीसी मानना छोड़ दे और अपनी अपनी जातियों में ही उलझे रहे। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि यहां का ओबीसी समाज भी 125 टुकड़ों में टूट जाए? आपको मंजूर है? पूरी ताकत से बताइए, मंजूर है? ऐसा अगर टूट गए तो आपकी आवाज कमजोर होगी कि नहीं होगी? कोई भी नहीं चाहता है कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए। और इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो साथियों, झारखंड के नौजवान बहुत बड़ी संख्या में सेना में है। जम्मू कश्मीर में आतंक के दौर में हमने अनेक जवानों को खोया है। इसका बहुत बड़ा कारण जम्मू कश्मीर में 370 की दीवार थी। मोदी ने 370 की उस दीवार को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया है। लेकिन कांग्रेस और उनके साथियों को ये पसंद नहीं आया है। अब आपको पता नहीं होगा, देश आजाद हुआ, देश को संविधान मिला, संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं हम।
लेकिन देश के 7 दशक तक जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान लागू नहीं होता था। वहां आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था। 7 दशक तक जम्मू कश्मीर में अलग विधान चलता था। क्यों? इन्होंने 370 की ऐसी दीवार बनाई थी कि बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान वहां जा नहीं सकता था, पहुंच नहीं सकता था। मोदी ने 370 की दीवार गिराकर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में पहुंचा दिया, लागू कर दिया। आपने देखा होगा, अभी वहां चुनाव हुए, वहां के मुख्यमंत्री ने पहली बार हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की शपथ ली है, पहली बार। ये बाबा साहब आम्बेडकर को मोदी की श्रद्धांजलि है। अभी सरकार बनी है, कांग्रेस और उसके साथियों ने आते ही उन्होंने अपना खेल खेलना शुरू किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और उसकी सरकार ने 370 फिर से वापस लाने का प्रस्ताव पारित किया है। और ये जेएमएम है, ये भी इनको समर्थन दे रही है। ये जम्मू कश्मीर से बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को फिर से जम्मू कश्मीर से बाहर निकालना चाहते हैं। ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को फिर से उनके हक से वंचित करना चाहते हैं। ये हमारे सैनिकों को फिर से आतंक की आग में झोंकना चाहते हैं। मैं जरा मेरे झारखंड के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरे झारखंड के भाई बहन कांग्रेस का ये पाप आपको मंजूर है? साथियों, आपके सहयोग से भाजपा यहां झारखंड में हो रही घुसपैठ पर भी लगाम लगाएगी। आपकी बेटियां सुरक्षित हो, आपकी जमीन सुरक्षित हो, इसके लिए यहां भाजपा एनडीए की सरकार बहुत जरूरी है। साथियों, हमें ऐसा झारखंड बनाना है जो देश के टॉप के समृद्ध राज्यों में गिना जाए। हमें मिलकर झारखंड के हर परिवार तक समृद्धि पहुंचानी है। और इसलिए मैं आपके आशीर्वाद मांगने आया हूं, मैं आपकी मदद मांगने आया हूं। इसलिए आपको भाजपा, आजसू, जेडीयू और एलजेपी के उम्मीदवारों को भारी मत से विजयी बनाना है। और आपको, मेरे लिए तो आप ही मोदी है, और आपको मोदी के नाते ही घर घर मेरा ये संदेश पहुंचाना है। आप घर घर जाएंगे, पक्का जाएंगे, रोटी, माटी और बेटी की पुकार पहुंचाएंगे। साथियों, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, हमें आशीर्वाद देने पहुंचे, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president. Donald triumphs. What does Trump's win mean for America, for the world, for the wars, and for India-US relations? Non-stop coverage on NDTV. Top analysts and voices from the ground. Extensive coverage on NDTV. Well, the Battle of Jharkhand, it is heating up. Prime Minister Modi there campaigning in poll-bound Jharkhand. Prime Minister was holding a public rally in Bokaro where he attacked the JMM and said that JMM snatched the basic rights of the people, and he also reiterated, "Ek hai to safe hai" call. तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे आदरणीय मोदी जी का। छत्रपति शिवाजी महाराज की। करप्शन फर्स्ट, आमचा अजेंडा आहे नेशन फर्स्ट. घोषणा आणि जनतेचे पैसे लुटणं, कट कमिशन आणि करप्शनला आमच्याकडे थारा नाही. त्यांचा परिवारवाद, आमचा महाराष्ट्रवाद. महाराष्ट्रामध्ये 1,75,000 जागा रिक्त आहेत. मग का भरत नाही? राज्याची जनतेच्या घमाच्या पैशाची तिजोरी लुटण्यासाठी हे सरकार आहे. पूर्वीच्या सरकारच्या काळामध्ये निधी देताना त्यांना असं वाटायचं Well, hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Osama Shah. The battle of Maharashtra as well as Jharkhand. It is heating up. The Prime Minister was there in Jharkhand. He was addressing a public rally in Bokaro where he in fact attacked the JMM, saying that JMM snatched the basic rights of the people. Meanwhile, Union Home Minister Amit Shah, he in fact launched, he released the manifesto of for the upcoming Maharashtra elections. We'll get you all those details, but first, let's take a look at the headlines. The battle for Jharkhand heats up as Prime Minister Modi campaigns in poll-bound Jharkhand. Prime Minister addresses a public rally in Bokaro where he attacks the JMM, saying that JMM snatched the basic rights of the people. He reiterated, "Ek hai to safe hai" call. Nitin Gadkari speaks exclusively to NDTV and says that Congress changed the constitution during emergency and that he will not let anyone change the constitution. Union Home Minister Amit Shah releases BJP's manifesto for the upcoming Maharashtra Assembly elections. He announces loan waivers for farmers and stipend for students and women. BJP promises to make Maharashtra AI hub and trillion-dollar economy. Meanwhile, Congress Chief Mallikarjun Kharge launches the manifesto for Mahavikas Aghadi. The focus is on farmers and women empowerment. Three encounters in Jammu and Kashmir in the last 24 hours. One terrorist has been killed in Sopore, while two security personnel, including a JCO, injured in Kishtwar. Pollution woes rise in the national capital as well as the maximum city, Mumbai. AQI still in very poor category. Delhi deploys mist drones to tackle smog hazard. Veteran Tamil actor Delhi Ganesh dies at the age of 80. Ganesh acted in 400 films in southern cinema, spanning over his decades-long career with prominent supporting roles.
Well, the big story that we are tracking at the top of this hour, Prime Minister Modi, he is in poll-bound Jharkhand, where he kick-started the BJP's poll campaign. Prime Minister was addressing a rally in Bokaro, where he invoked the Roti, Beti and Mati call ahead of the very crucial Jharkhand elections. Prime Minister Modi also, in fact, attacked the JMM, saying that the JMM snatched the basic rights of the people of Jharkhand. Remember, Jharkhand goes to polls in 2 phases. The voting in Jharkhand will take place on 13th of November as well as 20th of November. So the Prime Minister there kick-starting BJP's campaign in Jharkhand. Prime Minister Modi was in Bokaro, where he addressed a public rally. He in fact attacked the JMM as well as the alliance there, saying that JMM snatched away the rights of the basic rights of the people there. And he also, in fact, invoked the Roti, Beti and Mati call ahead of the polls. Prime Minister Modi was addressing this public rally in Bokaro. And remember, Jharkhand, it goes to polls in 2 phases. The voting in Jharkhand will take place on the 13th of November as well as on the 20th of November. And my colleague Prabhakar joins us to get us more on this. Prabhakar, Prime Minister has kick-started his campaign, his poll campaign in Jharkhand, and it was a very fiery speech there. Yeah, very fiery, and he came down heavily on the corruption, the prevailing corruption in Jharkhand, especially the sand mining issue was very strongly raised by Prime Minister Modi, and he also touched upon the poll narrative which was set by Home Minister Amit Shah. He had been talking in Ranchi last 2 days, and we saw him talking about the tribal issues, the issues of reservation to OBCs and Dalits and backwards, and making a point there that the JMM was trying to settle down infiltrators, illegal migrants from Bangladesh, and that would snatch away not only the resources meant for the tribals, but also the reservation quota would be tampered and it would be given to minorities. So this is the issue which Amit Shah has actually raised in Ranchi, and Prime Minister reiterated that from the dais today in Bokaro, and he also came down heavily not only on the corruption but also on the reservation issue and how the JMM and the Congress combined was trying to snatch away the reservation quota of the Dalits and OBCs in Jharkhand and also the tribals. Remember, for Jharkhand, the tribals is the most important, most crucial vote bank, which both the factions, the India Alliance and the NDA Alliance, they're eyeing, and they know very well that whosoever actually is able to win the confidence of the tribal voters, the Dalit voters over there, they'll be able to sail through. That's the reason why in every speech of all the major political factions and all the big leaders speaking out, whether it's a Prime Minister, Home Minister, or for that matter, Rahul Gandhi or Hemant Soren, they all talk about these issues. So it's basically a war, actually a kind of a battle to win over the tribal votes in Jharkhand. All right, Prabhakar Kumar, thank you very much for getting us all the latest, and we'll keep coming back to you as things develop there in Jharkhand. Meanwhile, in Maharashtra, Union Home Minister Amit Shah, he unveiled the BJP's manifesto for the upcoming assembly elections there. The BJP's manifesto, it described as a vision document. It outlined several initiatives, including support for farmers, the Ladki Behan Yojana, and healthcare, as well as employment opportunities for the youth. The BJP says it aims to make Maharashtra a hub for AI and fintech, and Nagpur, Nashik and Pune will be made aerospace hubs, making the state a $1 trillion economy. Amit Shah also announced that the BJP will bring about a strict law in order to combat forced conversions. Listen in. आमचे पहिले 10 मुद्दे हे जो आम्ही महायुतीचा 10 कलमी कार्यक्रम म्हणून घोषित केला तेच 10 मुद्दे आमचे असणार आहेत, ज्याच्यामध्ये लाडक्या बहिणींना पुढच्या काळामध्ये 1500च्या ऐवजी 2100 रुपये देण्याचा आमचा संकल्प आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा आमचा संकल्प आहे, कारण शेतकऱ्यांना आम्ही ऑलरेडी मोफत वीज दिलेली आहे. अभी जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ, वो संकल्प पत्र ये महाराष्ट्र की महान भूमिका, सारी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है.
महाराष्ट्र एक प्रकार से कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है और एक कानून के मसौदे पर भारतीय जनता पार्टी अपनी एक आंतरिक कमेटी भी बनाएगी और महायुति की सरकार बनने के बाद सरकार भी एक कमेटी बनाकर सभी स्टेक होल्डर से चर्चा कर पर कठोर से कठोर कानून जिसके कारण धर्मांतरण शून्य हो जाए, इस प्रकार का कानून लेकर हम आए। आज चुनाव में हमारा मुकाबला अघाड़ी से है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की है, विचारधाराओं का अपमान करने वाली है और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल कर केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली विचारधारा है। All right, my colleague Anuj Raite joins us to get us more on this. Anuj, apart from attacking the Mahavikas Aghadi, anti-conversion law is something that the BJP is banking on there. Well, yes, you look at the approach that the entirety of the Mahayuti is having since last couple of days of their campaigning. Community, identity, all of these have become very important keywords for them, and they are definitely trying to play it up on, be it the different slogans given by the leaders of or at the state level and in BJP or at the national level, and that is surely what they would want. But I'm here present at the Trident Hotel, where just a while back we saw that the Mahavikas Aghadi put forth their manifesto, and it is called Maharashtra Nama. And in this particular document, they've tried to highlight several important sectors where they'll be aiming the development. Several dignitaries from across the parties, especially Mallikarjun Kharge, K.C. Venugopal and all, all of these important dignitaries from the national level were also present when this document was being released here by Mahavikas Aghadi. Now, this particular document is very easily be divided into three halves. Firstly, they've put forth goals which they would like to achieve in the first 100 days after forming the government. In that, a priority has been given to the women here in the state. As we can see that, taking issues which are about women, be it the women's safety issues, be it about monetary help to women in some sort of the other, has been the trend with which several state governments in the country are approaching. It started all in Karnataka and then moved across different states. So we can see that several provisions will be introduced according to the MV if they are elected to power in the first 100 days, which involve free bus rides, educational institutions for women, providing 1 lakh rupees to a girl child after she is born and completes 18 years of age, amongst many other things. Right. So what the Mahavikas Aghadi is looking at the moment is sustainable development, as they've mentioned in their manifesto as well. Right. We'll come back after a very short break and speak about the Mahavikas Aghadi's manifesto as well. Meanwhile, the Home Minister has released the BJP's manifesto ahead of the crucial elections there. We'll get you all those details, but just we'll take a very short break. We'll be back with more. I've been reporting on all issues, big and small, from Andhra Pradesh, Telangana, rest of South India, bringing you all the action, all that you need to know, all that you want to know. The energy of Maximum City is infectious. I bring in that energy in our news coverage from financial capital, Mumbai. India's IT capital is always buzz. It's literally a city that never sleeps. And I keep you ahead on all the Bengaluru buzz. Covering from the southernmost part of India over the last 23 years, I bring in-depth and 360-degree coverage from the Dravidian heartland. The land of Mishti is also known for its bitter politics. I have seen much water flow under the Howrah Bridge, covering Bengal in all its vivid colors. NDTV proudly upholds its legacy of trust and credibility. According to the prestigious Reuters Institute's Digital News Report 2024, NDTV is the top-most news platform in the country. Number 1 in both online and offline reach in India. Beating all its competition, NDTV stands for trust.
I now request the Honorable Prime Minister to launch NDTV World and address the summit. It was the grand launch of NDTV World by Prime Minister Narendra Modi. NDTV World, as he laid out his vision for the India century at the NDTV World Summit. ऐसी सदी जिसमें भारत के प्रयासों से दुनिया में स्थिरता आए, in the presence of those who are shaping our future. मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। NDTV World, your new home for global news is here. NDTV proudly presents NDTV World Summit 2024, the India Century. I now request the Honorable Prime Minister to launch NDTV World and address the summit. Prime Minister Narendra Modi's inaugural session at the NDTV Summit outlined his vision for the India century, driven by aspirational India. हमारा प्रयास होगा भारत की सेंचुरी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की जीत की सेंचुरी बने। The summit brought together prominent global leaders, highlighting India's pivotal role on the world stage. Not just Indians trusting India's leadership, but the global South especially trusting India's leadership. Permanent seat on the UN Security Council is something that should be India's right. Canada is concerned, I think there are some very specific issues. I think a lot of people know that. AI is going to be Welcome back. The Mahavikas Aghadi, in the meanwhile, has also released its poll manifesto. The Congress chief Mallikarjun Kharge, while releasing the manifesto, slammed the Prime Minister as well, saying that the Prime Minister, the BJP will in fact is lying to the people of Maharashtra. And he also said that the Mahavikas Aghadi, if voted to power, they will increase quota beyond 50%. He in fact also mentioned that the Prime Minister is dividing the country and instigating unrest within the country. Remember, Maharashtra goes to polls on the 20th of November. हम नौकरी चाहने वाला युवाओं को 4,000 रुपए का मंथली स्टाइपेंड दे रहे हैं ताकि वो नौकरी के तलाश में रहकर बहुत अपना समय गुजारता है और उसको पैसे नहीं रहते, जहाँ नौकरियां आते हैं, एम्प्लॉयमेंट की नोटिफिकेशन होते हैं, पहुंच नहीं सकते, उसी लिए उसको अपने 4,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड देंगे। स्किल डेवलपमेंट में भी अगर उनको कहीं रखना है रख देंगे। ये काम हम दे रहे हैं। हमारा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है 25 लाख का है। जैसा हमारे गहलोत है क्या, गहलोत जी ने शुरू किया था ये राजस्थान में। हम किसी की स्कीम चोरी नहीं किए, हम अपना ही स्कीम यहाँ भी लागू कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो 25 लाख रुपए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और फ्री मेडिसिन ये हम देंगे, ये हमारा वादा है। फिर राजस्थान में जैसा ये चिरंजीवी योजना थी, 90% अधिक आबादी को ये लाभ वहां मिला, यहाँ भी उतना ही लाभ 90% के नजदीक सबको मिलेगा। और ये सब सम्मति से हमने ये स्कीम लागू करने का तय किया है। अब समाज में जितने भी बाधाएं हैं, सबको उन बाधाओं को निकाल के फेयर अपॉर्चुनिटी देना और उनको उनके स्तर पर यानी जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है। और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे, जैसा कि तमिलनाडु में 50% सीलिंग हटाया है। जो गरीबों को मिलना चाहिए उसका जैसा
ये किया। Time now for a very short break, but after the break, we'll come back and try and analyze the Mahavikas Aghadi's manifesto as well with my colleague Anuj Raithe. Time for a very short break now. Stay informed and entertained with the new and updated NDTV News app. You can watch all our channels live, listen to podcasts, read breaking and exclusive news from around the world and more. Download the NDTV app today and get access to the best journalism and storytelling on your smartphone or tablet. The NDTV app. News that matters to you. Hello and welcome to India Sense, where I speak with global opinion makers. The United States has made a strategic decision over the last 20 years to move closer to India. Now, a $7 trillion economy seems a perfectly conceivable number. If you want to be a national party, it's that you sort of accept the way the world is rather than want to endlessly hark back to how it was. Modi is promoting the digitization of the economy, which is accelerating growth in the country. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president. Donald triumphs. What does Trump's win mean for America, for the world, for the wars, and for India-US relations? Non-stop coverage on NDTV. Top analysts and voices from the ground. Extensive coverage on NDTV. तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे आदरणीय मोदी जी का। छत्रपति शिवाजी महाराज की। Corruption first on the agenda in nation. Welcome back. The Mahavikas Aghadi has in fact also released its poll manifesto. The Congress chief has slammed the Prime Minister Modi and called him a liar. He also said that if Mahavikas Aghadi comes to power, he will increase the quota of by 50%, beyond 50%. In fact, I've got my colleague Anuj Raithe there. Anuj, just break it down for us. How do you analyze this particular manifesto by the Mahavikas Aghadi? You know, if you look at it as an independent document, it serves, pretty much similar purposes to what Mahayuti document does, because the focus of both the parties or the focus of both the alliance is primarily on the women, is primarily on the farmers and the youth of the country. So you see that a lot of stress has been put on job creation, a rigorous mechanism been put in place as far as at least an attempt for women's security is concerned, and creating several committees which would either suggest or implement different sorts of visions for the state. Now, talking about vision, we saw how earlier Mahayuti government or Mahayuti alliance put forth a point of Vision 2029 for Maharashtra. And now, similarly, Mahavikas Aghadi has also put Maharashtra 2030. What they attempt to do is to try and create a sustainable development goals and achieve them, which has been laid down by the United Nations. And through it, the Mahavikas Aghadi partners are trying to look at holistic development in different zones, primarily at agriculture, as far as the women issues are concerned, and also more importantly in the urban development matters as well. We saw how there was a lot of stress being put on the fact that it's not just the economic development that is important for the state of Maharashtra, but also the human development index and the overall welfare of the people that will be highlighted. Now, these are the technical points. Talking about what Mallikarjun Kharge spoke about before. We've got Mr. K.C. Venugopal with us. Mr. Venugopal, we saw that just a couple of days ago, Prime Minister Narendra Modi started his campaign here in Maharashtra, and since then he's been using the rhetoric of a red book. He's been using the rhetoric of Congress being. And that is why today Congress President exposed that clearly. If he is picking up the red book, is it a glory book? If Rahul Gandhi is taking that red book, that book become bogus.
What is this argument? Actually, he himself is become a laughing stock by saying these things. Sir, you know, Congress talks about caste census. BJP released their manifesto just a couple of hours ago where they talked about skill census. Now they want to present skill census as opposed or as a counter to caste census. We are the beginning itself. We are telling that they are against this caste census because they are worried about the results. Our fight is poor versus rich. They are representing for rich people. Congress and Mahavikas Sakati here is representing for poor people. That's why you can see the manifesto. The manifesto clearly reflecting the poor people's agendas. Thank you so much. This was Mr. K.C. Venugopal who spoke about two important things. Firstly, about one rhetoric which Mallikarjun Kharge tried to expose here in front of everyone. That was about the Red Book. Now we see that since the last 2 days, Home Minister Amit Shah and Prime Minister have been talking about the Red Book and how Devendra Fadnavis also spoke about how the Congress party is trying to spread anarchy using a book which represents the color of Naxalism and which represents the color of quote-unquote anti-state actors. Now today, Mallikarjun Kharge and all the dignitaries who are present here at this, we've got Ashok Gehlot. It might be a little difficult. All right. We were talking about how the Red Book rhetoric was defeated, All right, Anuj, we'll keep coming back to you and get those details from you. In the meanwhile, I'm currently joined by Professor Dr. Vivek Singh, political analyst. Sir, welcome to NDTV. How do you compare the two manifestos here? Which one, in your opinion, will resonate more with the people of Maharashtra? Yeah, for the people of Maharashtra and for the people of India, the most important thing is the winning of this election. And we know the importance of Maharashtra election. Ultimately, it will push, it may be Mahavikas Aghadi or maybe Mahayuti. So Congress and BJP both are trying to do the level best so that they can have it. Because Maharashtra is very important as far as economic development is concerned, and Mumbai is the financial capital of India. So it's a very crucial election that we are going to have in a week. So as far as Sankalp Patra is concerned, because manifesto is very important, and on the basis of your manifesto, you will go with the public and you will make promise. So ultimately, promise making is very important, and we know that in politics, you are going to fulfill or not. That is a different thing. But the promise has to be made and it has to be realistic. So as far as the BJP Sankalp Patra is concerned, they have tried, and from the economic point of view, they have tried that our economy means Maharashtra GST right now about $30 billion, and they are promising that in next 5 years they are going to make it $1 trillion economy. So that is the one economic aspect that is reflected in the BJP Sankalp Patra. Second is that they have already started and people are getting the benefit, and 1,500 the benefit that the women are getting, and they are saying that they will hike to 2,100. And important thing is that right now we are using artificial intelligence. So it is, and they have promised that they will make hub the Maharashtra as far as AI is concerned. And they have also targeted the old age people, and they are saying that they will hike to a pension up to 2,100. And most important thing is that because of the essential commodities, price will not increase, and they have promised that it will be stabilized. And as far as job creation is concerned, 25 new jobs are being provided, that is being reflected in the Sankalp Patra, and 10,000 rupees will be given as stipend to the students, and to the more than 10 lakh students are going to be benefited as per the Sankalp Patra. So they have also given importance to the infrastructure development, because 45,000 roads are going to be connected with the roads, and there is also one promise that 30% reduction will be in the electricity bill. So there will be more focus on the renewable energy. And Lakpati Didi, because they have also women-centric manifesto. So 50 lakh Lakpati Didi are going to be made. And second, all right, just I will take 10 seconds. As yes, far as Congress is concerned, they have only promised that they will give the insurance cover, health insurance, 50,000 loans waiver will be given to them, and free service will be given, bus service to the female. And most important thing is Mahalakshmi Yojana they are going to start, and it will give 3,000 per month to the
women of the state. So All right. ultimately, there are more fees, more subsidies are being promised. But I am sure that because GDP and debt ratio of Maharashtra is concerned, it's very high. How they are going to make the promise successful, I'm not sure about that. All right. Professor Dr. Vivek Singh, thank you very much for joining us with your views. Time for a very short break. More news and updates on the other side. Hello, Moto. Motorola Edge 50 Pro, world's first AI-powered pro-grade camera. And finally, Home Minister Amit Shah releases BJP's manifesto for the Maharashtra Assembly elections. He announces loan waivers for farmers, stipend for students and women. BJP also promises to make Maharashtra AI hub and a $1 trillion economy. I've been reporting on all issues, big and small, from Andhra Pradesh, Telangana, rest of South India, bringing you all the action, all that you need to know, all that you want to know. The energy of Maximum City is infectious. I bring in that energy in our news coverage from financial capital Mumbai. India's IT capital is always buzz. It's literally a city that never sleeps. And I keep you ahead on all the Bengaluru buzz. Covering from the southernmost part of India over the last 23 years, I bring in-depth and 360-degree coverage from the Dravidian heartland. The land of Mishti is also known for its bitter politics. I have seen much water flow under the Howrah Bridge, covering Bengal in all its vivid colors. NDTV proudly upholds its legacy of trust and credibility. According to the prestigious Reuters Institute's Digital News Report 2024, NDTV is the topmost news platform in the country. Number one in both online and offline reach in India. Beating all its competition, NDTV stands for trust. I now request the Honorable Prime Minister to launch NDTV World and address the summit. It was the grand launch of NDTV World by Prime Minister Narendra Modi. NDTV World, as he laid out his vision for the India century at the NDTV World Summit. कैसी सदी जिसमें भारत के प्रयासों से दुनिया में स्थिरता आए. In the presence of those who are shaping our future. मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं. NDTV World, your new home for global news is here. NDTV proudly presents NDTV World Summit 2024, the India Century. I now request the Honorable Prime Minister to launch NDTV World and address the summit. Prime Minister Narendra Modi's inaugural session at the NDTV Summit outlined his vision for the India century, driven by Hello everyone, welcome to the special election edition from the city of Mumbai. In fact, I'm in Colaba, one of Mumbai's most iconic and historic constituencies. This constituency is a mix of culture, heritage and modernity. In fact, it perfectly blends old world charm and fast-paced dynamism of Maximum City. We start at the Gateway of India, a symbol of Mumbai's colonial past and a gathering point for tourists and locals alike. Just look at this mighty arch, the monument that there is, a symbol of Mumbai's colonial past. This has witnessed history from royal visits to departure of British troops in 1947. Today, it stands as a proud emblem of city spirit. In fact, this monument was built in 1924. Detailed stone carvings, what you're seeing, evoking a sense of colonial era, when this was in fact the grand entry point to India for British viceroys and dignitaries. You can just sense the grandeur and history that the iconic monument embodies. It of course is rising 26 meters high. Now this majestic arch, of course, framing this Arabian Sea, offering stunning views of water and boats bobbing along the shore. Of course, today
it is a bustling spot. It is a bustling spot for both tourists and locals alike. They come to admire the symbol of Mumbai's past. Just look at the sheer number of people here who've come to admire not just the monument, the architecture, but also the sea right next to it. Of course, there are ferry rides also that go from here to other parts of Mumbai and outside of Mumbai as well. So this is the sheer architecture and a symbol of colonial era as far as the area of Colaba is concerned, Gateway of India overlooking the majestic sea. Let me also get in a word from a bunch of photographers who've been working here for the longest time outside of the Gateway of India. तो आप बताइए कितने सालों से इधर काम कर रहे हैं? मैं तो 2001 से हूँ। 2001 से? जी। अच्छा, आप? सब वही 2001 से। सर आप बताइए। 89। हाँ? 89 से। अच्छा, कोलाबा कैसे बदली है अभी इतने सालों से? बहुत खूबसूरत बन चुकी है। बहुत खूबसूरत। और लोग पहले जितना आते थे अभी भी आ रहे हैं, क्या चेंजेस है इधर? बहुत उससे ज्यादा आते हैं ना। हाँ। पहले से अभी भी ज्यादा आते हैं। Right next to Gateway of India, standing tall and proud, is Taj Mahal Palace Hotel, a symbol of heritage, luxury and resilience. Despite the devastating 26/11 attacks, Taj rose from the ashes, reopening its doors with even greater strength, symbolizing Mumbai's never give up spirit. You can see the striking facade that overlooks Arabian Sea, featuring grand dome, intricate stonework and elegant arches. In fact, Taj over the last several decades has been host of dignitaries, host of celebrities and tons of world leaders over the last several years. In fact, it is not just a symbol of heritage and luxury, but also a symbol of Indian hospitality industry. Standing tall and proud is Taj Mahal Hotel in Colaba. The bustling Colaba Causeway, a commercial hub that embodies vibrancy as well as diversity of this constituency. As you can see, this entire street is lined with all kinds of shops that sells jewelry, clothes to shoes and bags. Let's go across to some of these people here. It also has cafes, old and new, restaurants, old and new. So clearly a commercial hub of sorts as far as Colaba constituency is concerned. Let's find out what these shop owners want. So, how long have you been running the business? Since elections are coming, what are some of your requests and demands to the regime? This is my shop from 60 years now, and I am doing this imitation jewelry from 18 years now. Okay. मुझे बस इतना ही कहना है गवर्नमेंट से कि क्लीन गवर्नमेंट आवे और मेजॉरिटी में आवे जो अच्छा काम करे। और लेकिन आपके बिजनेस वाइज कैसे है कंपेयर टू प्रीवियस इयर्स? ऑनलाइन के कंपेयर करें? ऑनलाइन में भी फर्क पड़ा है और टूरिस्ट आने बंद हो गया अभी एकदम, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो जब डॉलर का रेट बढ़ जाता है तो रुपीस डाउन होता है, तो इधर कस्टमर्स पहले जैसे नहीं आते इधर हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ बहुत महंगा हो चुका है, होटल्स और वो सब। वो हिसाब से भी फ़र्क पड़ा है। और रिसेशन अभी ये टाइम 2 साल से जब से 26/11 अटैक हुआ तब से टूरिस्ट आने बंद हो गए हमारे पास। जो है वो लोकल कस्टमर से ही बिजनेस होता है। Now we turn our attention to Sassoon Docks in Colaba, one of city's oldest docks and a very vital and integral part of the city's fishing industry. In fact, this was established in 1875. Docks have been the lifeline for fishing community of Colaba, providing livelihoods for generations. In fact, the bustling atmosphere of the docks reflect the hard work and resilience of the people here. Of course, there are important concerns about modernization, environmental sustainability. So, residents here and in fact fishermen community here hoping that leadership balances development, their livelihood and preserving the traditional way of life. So we will go across to some of these fishermen community to understand what their concerns are and what has been hampering their livelihood over the last several years and how are they managing the business considering the challenges in these days. Let's go straight across to some of them. तो हम कोलाबा का प्रोफाइल कर रहे हैं, ससून डॉक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इधर जो फिशरमैन कम्युनिटी है
उनका क्या मांग है? अभी इलेक्शन आने वाला। इलेक्शन तो उन लोगों को क्या है, मोदी अच्छा रहना मांगता है और कोहली लोग को थोड़ा सपोर्ट करना मांगता है ना। इधर सब इलेक्शन चलते टाइम पर ये चलता है, बाद में कुछ देखता नहीं ना कोई। अभी ये बंद होने वाला बोलता है, बंद होएगा, लेकिन बंद नहीं होएगा ना वो। हाँ, तो अभी पहले कुछ सालों से अभी कितना फर्क है बिजनेस में? इसमें 60-70% फर्क पड़ गया है। अच्छा, हाँ। क्यों? लेकिन क्यों? उधर उन लोगों को परिवर्तन है, इधर लोग मच्छी को भाव नहीं, ये नहीं, इसलिए वो करन जा गए ना कई लोग, बोट वाला लोग छोड़ के गांव चले गए थे। हाँ, गाँव चले गए, उधर बिजनेस चालू कर दिया ना उन लोगों ने, वो करन जा उड़न के पास उधर। तो अभी क्या, अभी 1-2 मांग अगर अभी देना है अगले गवर्नमेंट को, तो क्या होगा वो? अभी मांग देना होएगा तो उन लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट में। उनको थोड़ा डीजल का भाव, ये भाव भी बढ़ गया ना बहुत डीजल का, उनको लोगों को भी परिवर्तन है ना। कंपनी भी मच्छी को भाव देना मांगता है ना, कंपनी भाव देगा तो उन लोगों को भी परिवर्तन। तो मच्छीमार को थोड़ा मदद करने का, दूसरा कुछ नहीं मांगता है हम लोग को, सरकार से हम लोग को कुछ नहीं मांगता है। और हम लोग को लड़का लोग घर में ना उसको नौकरी दो। अभी मच्छीमार हम लोग का कुछ रह गए नहीं, मच्छी भी नहीं ना कुछ भी नहीं है, सब वोट गए करंजे में। वो लोग को नौकरी देगा तो हम लोग उसको वोट देंगे। अभी हम लोग को नार्वेकर ही साथ देते हैं, दूसरा कोई नहीं इधर है। और नार्वेकर है जब भी इधर है हम लोग का है। आपका धंधा भी कैसे चल रहा है? धंधा ही ना चलता है। ये देख सुबह से कितना काटेला है, देख ये देख, ये देख कितना है, 130 रुपए से काटेला है। कितना बजे आया? 6 बजे। फिर क्या करेगा? मेरा तो आदमी नहीं है, कमाने वाला मेरा कोई नहीं। मेरा 2 बच्चे हैं, वो घर में है, उसका बच्चे लोग को देखेगा क्या? उसका मम्मी को देखेगा। अभी तू ही बोल, कोई देखने वाला है हम लोग का? वो लोग इतना महंगा हो गया है, सब चावल का भाव, तेल का भाव, सिलेंडर का भाव, लाइट बिल इतना आता है। हाँ, अरे 130 रुपए में क्या कमाएंगे हम लोग? Colaba is a constituency that embraces history while looking towards the future. In fact, as elections approach, the needs of its diverse population, including fishermen, business owners, and cultural preservers, will be at the forefront of electoral conversation. With video journalist Mahesh Halwai, this is Radhika Ramaswamy for NDTV. Standing in Dadar, this is considered to be the OG Marathi suburb of Mumbai. It was put together in the late 19th century after the infamous Bombay plague. If you go around the narrow lanes of Dadar region here, you'll find a beautiful mix of Gujarati, Marathi, Parsi, and even North Indian culture when it comes to how people dress, how people talk, and also how people eat their food. You saw Shiv Sena Bhavan on your screen a while back, and that is because this is also the birthplace of Shiv Sena back in the year 1966. Now we'll go around this region trying to talk to people about several things, be it politics, sports, vada pav of course, and try and understand what is it that the other people expect from their representatives before the upcoming elections. In a cricket crazy country like ours, if you ask me to spot that one location which kind of captures the spirit of Indian cricket, I would always bring you here, the Shivaji Park. While the Lord's Cricket Stadium might be located hundreds and thousands of kilometers away from this place towards the west of our globe, but the Lord himself started his career here in our very own Shivaji Park. And as you can see around me, there are several youngsters here on a bright morning practicing either for recreation or for competitive sport. Now we'll try and talk to them about what does Shivaji Park mean to them and what does cricket mean to Mumbai.
मुंबई का क्रिकेट कल्चर है वो पूरे देश से या फिर पूरे दुनिया भर से अलग क्यों माना जाता है, और उसमें शिवाजी पार्क का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है? वो उसका एक मेन रीज़न इसलिए है क्योंकि जो एक क्रिकेट का जो एक क्रेज़ है, जो एक क्रिकेट की जो एक बोलते हैं ना क्रेज़ है, वो इंडिया में तो माने थे, पर महाराष्ट्र में इसको बहुत अलग लेवल पे लेके गया गया है। अभी जैसे इंडिया में रणजी जो होता है तो उसमें महाराष्ट्र ने काफ़ी बार जीता। क्यों? क्योंकि अपने प्लेयर्स को उस तरीके से फैसिलिटीज़ देना और उनको उस तरीके से खिलाना, इसलिए उनके प्लेयर्स और फिर जो यहाँ का इन्वायरमेंट है महाराष्ट्र का वो एकदम मोटिवेटिंग है। Besides its political and sporting history, this Shivaji Park area is also known as a recreational area. You see people of all ages and of all kinds coming here to just have a good time on the mornings and also in the evenings. I am living in Dadar near about 40 years, and my father and my father also living in Dadar. That means 100 and above year. यहाँ पे जो अभी बिल्डिंगें दिखते हैं वो बिल्डिंगें नहीं थी। यहाँ पे पहले वाड़ी रहती थी और वाड़ी में चाल रहती थी और कौल के घर रहते थे, उसमें नारियल के पेड़, आम के पेड़, अपना कुआं, ये सब सारी चीज़ें आज भी है। लेकिन जो चेंज हुआ है, जैसे सीडीए में मोबाइल से एंड्रॉयड मोबाइल में जैसे चेंज हुआ है, वैसे दादर में भी चेंज हुआ है। यहाँ पे अभी सोसाइटी बन गई है और बड़े बड़े टावर बन गए हैं, लग्जरियस टावर बन गए हैं। अभी आपके सामने ये जो छत्रपति शिवाजी राजे मैदान है, ये खुला मैदान था। अभी यहाँ पे बहुत सारे देखो आजू बाजू में है ना, यहाँ पे बहुत सारे ना बांधकाम हो गए हैं। चौपाटी समुंदर दादर चौपाटी है, वहाँ पे दादर चौपाटी में पहले बहुत बड़ी जो अपन बोलते हैं उसको रेत रहती थी, पीले कलर की रेत रहती थी। माहिम से लेकर वर्ली तक वो रेत रहती थी पीले कलर की। खाली दादर चौपाटी आपको खुली दिखेगी, बाकी सब वहाँ पे सब पैक हुआ है। The first thing that they should put the hook on the roads. Some roads, the VIP roads are okay, but some roads, many roads are there which are going internally. They are very in bad condition. The second thing, the cleanliness is quite satisfied, but they should improve more. They can do more on that. Thousands of people come here from across the state and from across the country to pay respect to the great man. But if you ask me about my personal experience of coming to Chaitya-Bhumi, it has always been about books. You know, you see, of course, a lot of these stalls are closed now because it is peak afternoon hours. But these stalls have some of the best Marathi literature works as far as literature is concerned, as far as history and even religion is concerned. ताई, आप मुझे बताइए कि आप कितने सालों से ये स्टॉल आपने लगाया हुआ है? मेरे को तो 20-25 साल हो गए हैं। 20-25 साल से आप स्टॉल पे है। हाँ। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी अलग अलग तरीके की किताबें, कार्ल मार्क्स से लेके बाबा साहब अम्बेडकर से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज तक, तो कैसी कैसी किताबें हमें इन स्टॉल्स में मिल सकती है? सब पूरा हिंदी, मराठी, इंग्लिश सब बाबा साहब का मिलेगा पूरा किताब। हाँ। जिसमें संविधान, माझी आत्मकथा, धम्म, बुद्धिस्ट धम्म, पूर्णिमाचे महत्व, शिवाजी कौन फकीर, ये सब मिलते हैं उसमें। ये जो जगह है चैत्य-भूमि, यहाँ पे आप पहले कितनी बार आ चुके हैं और इस जगह के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको इतनी अच्छी लगती है कि आप यहाँ पे बार बार आते हैं? ये जगह पे हम साल में 2-3 बार आते ही आते हैं, लेकिन 6 दिसंबर को हम इधर बाबा साहब को आदरांजलि श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। ये हमारा शक्ति स्थान है। यहाँ जग भर से भीम अनुयायी हर साल कोई मुंबई में आया तो इधर आता ही है, बोले तो आता है। You know, there is a famous saying here in Dadar, डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है. And the reason why this saying has become, or this meme has become so popular, is because of this railway station. The famous Dadar railway station, which will be crowded at all hours because all the trains which come from the northern suburbs of the city and travel their way down towards either CSMT or Churchgate, most of them will empty themselves down here at the Dadar railway station. We're standing on a flyover bridge, and on one side we have the Dadar railway station and the other side we have
the iconic Dadar market. Now, this Dadar market is considered to be one of the oldest markets here in the city. You'll find everything here, and when I say everything, I mean everything. From electronics to books, from vegetables to textiles, clothes, and all of those things you can find here at the most reasonable rates. That is why at every given point of time of the day, you'll see the streets here very busy and crowded. जो दादर मार्केट में इतनी भीड़ आती है, ज़्यादा भीड़ मतलब ज़्यादा कंपटीशन? नहीं, कंपटीशन की भी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फायदे की होती है। कोविड के बाद है ना, भीड़ ज़्यादा अभी बढ़ने लगी। थोड़ा बीच में गए 1-2 साल में कम थी, अभी 1 साल में तो ज़्यादा ही लग रही है। When we talk about Dadar, we have to talk about Vada Pav. We were at Shiv Sena Bhavan a while back, and the journey of Shiv Sena as a party and Vada Pav in Mumbai has to go parallel to one another. In the decade of 60s or 70s, when the Marathi youth of the state did not have a lot of employment opportunities, a lot of people took up to selling Vada Pavs on the streets. Of course, things have changed now, fortunately, and the youth has become slightly more prosperous and the employment opportunities have grown by a bit. But the popularity of Vada Pav has still not died in Dadar. Rather, it has spread itself across not just the state or the country, but pretty much across the world. We are standing outside Ashok Vada Pav. This is considered to be one of the most iconic Vada Pav centers here in Mumbai. On several occasions, you'll see several celebrities, sports personalities and film actors and actresses standing in long queues outside Ashok Vada Pav stall here just to get a bite of what is considered to be one of the most iconic Vada Pavs here in Mumbai. जो मुंबई के बाहर लोग रहते हैं, उनके लिए आप बताइए कि वड़ा पाव का क्या महत्व या क्या इंपॉर्टेंस है एक मुंबई करके लाइफ में? इम्पॉर्टेंट बात ये है, टेस्ट ही एक अलग है। अशोक वड़ा पाव का टेस्ट जो है ना, एकदम डिफरेंट है। और मैं पिछले मेरे ख्याल से 15 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे, और मैं रहता हूँ बैंड्रा में, पर इधर आता हूँ तो वड़ा पाव खा के ही जाता हूँ। बहुत बढ़िया है। Livability is a major concern in cities like Mumbai, and Dadar is no different. It has got all the pollution, so much of congestion, but people still get attracted to a place like this because it seems to have an inherent calm. And that is what the residents of Dadar want to be kept intact. They want their beaches to be clean, they want the pollution and construction to be controlled. Well, it is on the legislators to do it now, but this is what people living in Dadar have to say 1 month before they go to elect their new MLA. With camera person Praveen G. Rohit, this is Anuj Raith reporting from Dadar, Mumbai for NDTV. Welcome to the vibrant heart of Mumbai suburbs, Juhu, known for its iconic beach, Juhu Beach, where we are right now. Juhu is a perfect blend of cultural heritage, food hotspot and must-visit places. But remember, Juhu is just not a tourist spot. It plays a very important role during election because this constituency has some most famous